नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर। हमारे बीच उपस्थित हैं आर्किटेक्चर सिद्धार्थ कुमार, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और इन दिनों इमामगंज विधानसभा में परिभ्रमण पर हैं। इनका उद्देश्य है कि इमामगंज विधानसभा का सर्वांगीण विकास कैसे हो। इन्हीं विषय से मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की यह भी कोशिश करूंगा कि आखिर इमामगंज विधानसभा का अब तक विकास नहीं होने के पीछे कारण क्या था। जी, स्वागत है सर। धन्यवाद। इमामगंज विधानसभा के सारी जनता को विजयादशमी एवं दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका जो प्रश्न है इमामगंज विधानसभा के सर्वांगीण विकास के बारे में, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है गांव से लेके विदेश तक का एक्सपीरियंस है, उसको हम शेयर करते हैं कि जैसे लोगों को क्या चाहिए। हम मतलब बेसिक चीज़ देखते हैं। तो अगर कृषि प्रधान क्षेत्र है इमामगंज विधानसभा, तो कृषि प्रधान क्षेत्र होने के नाते लोगों को क्या चाहिए कि या विकास का मापदंड क्या है जिसके हिसाब से हम लोग कर पाएँ। तो हम लोग जो है एक चीज़ आर्किटेक्चर में पढ़ते आए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग जब बात करते हैं तो अगर भवन के बारे में बात करते हैं तो उसका मापदंड अलग है। अगर किसी भवन के कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो उसका बात अलग है। कोई कैंपस की बात करते हैं, जैसे अभी आईआईएम का कैंपस बना, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है गया है उसका कैंपस की बात बना, या कोई आईआईटी का हम लोग कैंपस जब डिज़ाइन करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो हम बताते हैं कि कैसे उसको हम लोग सस्टेनेबल करते हैं। तो हम लोग लेके चलते हैं कि एक आईआईटी कैंपस में 15,000 बच्चे रह रहे हैं। तो 15,000 बच्चे को कैटर करने के लिए कितना एनर्जी की नेसेसिटी है, कितना पानी की नेसेसिटी है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जीरो कैंपस का जब डिज़ाइन करें तो एक ऐसा डिज़ाइन करें जिससे उसी कैंपस से हम लोग उसको पूरा करें। समझा? बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं हो। और वो फ्यूचर के लिए भी एक तरह से हम नेचर का दोहन उसमें कम होता है। जैसे हम अगर एनर्जी जो है हम बाहर से एनर्जी नहीं लेके हम सोलर के थ्रू, विंड के थ्रू हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, तो एक प्लस पॉइंट होता है। हम जो पानी पी रहे हैं, ज़मीन के नीचे से पानी पी रहे हैं, तो उसको हम रिसाइकिल करके लैंडस्केपिंग में यूज करें, या उसको इस तरह से रिसाइकिल करें कि हम लोग फिर से रीयूज कर सकते हैं। उतना पानी हम लोग जो बारिश का पानी है उसको ज़मीन के नीचे दे सकते हैं। तो नेट जीरो जैसे ही हम लोग करते हैं तो एक प्लस पॉइंट होता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। मतलब हम लोग नेचर का दोहन जो है कम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जैसे हम लोग का वाटर लेवल भाग रहा है, तो क्यों भाग रहा है? गर्मी में वाटर लेवल जो है, पहले वाटर लेयर अप रहता था, अभी वाटर लेयर जो है वो नीचे भागता जा रहा है। जिससे मान के चलिए आज के डेट में जितना 70 फीट पे जितने चापाकल बने हुए हैं सब का पानी ख़त्म हो जाता है। तो क्या ऐसा ऑप्शंस है मेरे पास अवेलेबल, लोकल ऑप्शन अवेलेबल है जिससे हम वाटर लेयर को रिचार्ज कर सकते हैं? जैसे हम लोग मकान में क्या करते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाते हैं। यहाँ पे आपका जो आहर है, पैन है, पहाड़ के नज़दीक अगर हम पानी संचय कर सकते हैं, पानी रोक सकते हैं, नदी को भी स्टेप करके, या नहर है उसको जो है हम लोग स्टेज वाइज में जो है बांध बना के, चेक डैम जो बोलते हैं, चेक डैम बना के हम लोग अगर पानी संचय कर पाए तो वाटर लेवल रिचार्ज करेगा। गांव के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। यहाँ हमको शहरों जैसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ पानी रोकने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, जिधर पानी नहीं चढ़ता उधर जो है हम लोग बांध बना के, गांव के लोग अभी भी करते हैं, आरी बना के, बांध बना के नदी में भी गेड़ के पानी लेके जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग को जो है सरकार की तरफ से अभी मान के चलिए कि आज़ादी के बाद से इतना दिन हो गया है, बगल के क्षेत्र में आप जाइएगा, झारखंड में या और आप आंध्रा की बात कीजिए या साउथ की बात कीजिए, तो हर पहाड़ के तराई में आप देखिएगा कि लोग डैम बनाए हैं। अभी ऑनलाइन गूगल पे भी आप देखिएगा, आप गूगल मैप पे सर्च कीजिएगा, तो लोग डैम बना के जो है पानी को रोक रहे हैं। अब उसमें
टेक्निकल लोगों का हेल्प लेना पड़ता है कि डैम बनाने में उस एरिया में कुछ घर है तो वो विस्थापित होंगे तो उनको कहाँ लेके जाएं, तो वो थोड़ा सा अब उनको भी हम लोग को उनका ज़मीन है, घर है, तो उसका हम लोग हर्जाना देना पड़ता है या उनको विस्थापित करके कहीं इस्टेब्लिश करना पड़ता है, वो एक अलग दृष्टिकोण है। लेकिन भारत में ही आपका एग्जाम्पल है कि लोग जो है डैम बना के पानी को संचय कर रहे हैं और ग्राउंड वाटर लेवल को, उससे दो फायदा है। एक तो है कि अभी देखिए नदी में जो पानी जा रहा है, आप देखिए कि छठ के बाद तक पानी मिलता है, छठ के 10 दिन 15 दिन के बाद तक पानी मिलता है, उसके बाद सूख जाता है। तो कारण क्या है, पहाड़ से जो पानी आ रहा है टाइम के साथ में वो धीरे धीरे जो फ्लो करता है, अगर वो पानी थोड़ा सा और हम रोक के वहाँ से फ्लो करें तो साल भर आपको पानी मिल सकता है। साल भर में जून हो सकता है कि मई जून में नहीं मिले, लेकिन जब तक हम लोग गेहूं का खेती करते हैं गर्मी के सीज़न में, रबी का जो फसल लगता है उस टाइम तक भी नेचुरल वाटर हमको मिलेगा। अगर मेरे पास जो इमामगंज क्षेत्र में जितने पहाड़ अवेलेबल हैं, चाहे हम इमामगंज में इन करते हैं सरघाटी से, तो राइट साइड में डेल्हो वाला एरिया की बात करें, बैताल की बात करें, बांके बाज़ार की बात करें, बांके बाज़ार में जो पहाड़ है, लुटुआ क्षेत्र में जो पहाड़ है, या इमामगंज क्रॉस करते हैं तो आपका लेफ़्ट साइड में सलैया जो है, सलैया एरिया में जो पहाड़ है। अभी आप सलैया में गए हुए थे एक डैम को लेकर, वहाँ में उसके बारे में क्या राय? चमैनिया डैम समिति के पास हम लोग गए थे, तो उन लोग का मांग सही है। वहाँ पे मतलब थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी हम लोग अगर सरकार करती है तो वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है बीच में, कि हमको लगता है कि 25 से 30 फीट वाटर लेवल जो है, हम लोग गांव में बोलते हैं 3 पोरसा 4 पोरसा, एक पोरसा का मतलब एक आदमी डूबने भर पानी होता है, तो 5 पोरसा पानी जो है वहाँ पे हम लोग वो कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, और उस पानी को धीरे धीरे छोड़ के हम जो है सिंचाई के लिए इस एरिया का पूरा यूज कर सकते हैं। अगर थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो तो पानी का, सिंचाई का पूरा प्रॉब्लम जो है उस क्षेत्र का तो नहीं, लेकिन इमामगंज का आधा क्षेत्र का पानी का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सलैया कोठी का जो इलाका हाँ, उसमें क्या है, हम ऑनलाइन देख रहे थे, गूगल अर्थ पे टोपोग्राफी देख रहे थे, तो आधा पहाड़, आधा से कम पहाड़ जो बिहार में है, आधा पहाड़ झारखंड में है। तो बिहार झारखंड दोनों को सम्मिलित रूप से प्रयास करना पड़ेगा, या बिहार सरकार को प्रयास करके झारखंड सरकार से बात करनी पड़ेगी। उसके लिए जो भी एनओसी उनको लेना पड़े या बात करना पड़े, कि क्योंकि वाटर जैसे ही कंजर्व कीजिएगा तो उस एरिया में भी वाटर कंजर्व होगा। तो एक बड़ा डैम हम लोग अगर बना पाते हैं वहाँ पे, तो रियलिटी में इस क्षेत्र का पूरा जो है सिंचाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है उससे नेचुरली। हमको अदर मैकेनिकल विंग पे डिपेंडेंट रहने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उन लोगों का जायज़ डिमांड है, उसके लिए हम समर्थन किए हैं, और हम ये भी बोले हैं कि उस पर जो भी मेरा टेक्निकल हेल्प होगा हम करेंगे, डिज़ाइन से लेकर DPR तक हम आपको उसमें हेल्प करेंगे। आप सतत विकास की बात कर रहे हैं, तो आम जनमानस को कैसे समझाइएगा, आम लोग बोलचाल की भाषा में, कि सतत विकास क्या होता है? क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन लोक भाषा में ऐसा समझाइए कि आम जनता भी समझ सके। देखिए, सतत विकास का मीनिंग हम बताते हैं कि लोग शहर में क्यों भाग रहे हैं। शहर में क्यों भाग रहे हैं? शहर में जब लोग गांव में ही सुख सुविधा के साथ रहना चालू कर दें, तब हम सतत विकास मानेंगे। जॉब के लिए हमको बाहर नहीं जाना पड़े, मेरे बेटा के शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए हमको शहर में नहीं जाना पड़े, बेटी की अच्छा शिक्षा के लिए शहर में नहीं जाना पड़े, और जो बेसिक नेसेसिटी है, आदमी का बेसिक नेसेसिटी क्या है? खाना, कृषि से हमको खाना मिल रहा है, पानी स्वच्छ, हमको स्वच्छ पानी मिल जाए, हेल्थ का एक समस्या बहुत बड़ा है, हेल्थ की सुविधाएं आसपास मिल जाए। जैसे मेरा गांव हो, वहाँ एक हेल्थ का सब सेंटर हो, गांव से 2-4-5 किलोमीटर पे एक अच्छा हॉस्पिटल हो, कि अगर कोई जटिल समस्या भी हो, कोई प्रॉब्लम भी हो, सांप काटता है तो आदमी गया जाते जाते मर जाता है, 1 घंटा का टाइम नहीं मिला, गया जाते जाते बेचारा दम तोड़ देता है। तो एक ऐसा सुविधा हो कि 15 मिनट के अंदर में हम सांप काटे, हम जाके सांप का जो है इलाज करवा पाएँ डॉक्टर के पास। तो एक समुचित, जो आप सतत विकास की बात करें या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करें, उसको बोलेंगे जब एक गांव में वो सारी चीज़ें हमको अवेलेबल हो प्रॉपर, जो कि शहरों में जो शहरों में मिलता है। शहरों में आपको पास में हॉस्पिटल है, सेफ्टी सुरक्षा का प्रॉब्लम नहीं है, बिजली हमेशा आपका अवेलेबल है, जॉब भी लोग कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम
गांव में प्रोवाइड करना चालू करेंगे तो अपने आप जो पलायन है वो रुकना चालू हो जाएगा। तो इसी को हम सतत विकास बोलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आपका एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जैसे अभी बोल रहे हैं डिग्री कॉलेज नहीं है, तो जब आपका इमामगंज क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं होगा तो मजबूरी है आपके बच्चों को जाना पड़ेगा गया, और 3 ब्लॉक होते हुए डिग्री कॉलेज नहीं है, तो ये तो सही चीज़ नहीं है। रियली में दयनीय चीज़ है, सोचनीय चीज़ है कि एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। हम तो बोलते हैं डिग्री कॉलेज के अलावा पॉलिटेक्निक होना चाहिए। पॉलिटेक्निक के अलावा फ्यूचर में हम सोचते हैं कि अभी महिला कॉलेज नहीं है आपके पास, तो बच्चियां कहाँ जाएंगी? बच्चियों की शिक्षा के लिए जो है अब्दुल कलाम, आपको बताते हैं एग्जाम्पल, WIT कॉलेज दरभंगा में खुला हुआ था, तो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए गए थे VC की आप उद्घाटन करने के लिए आए, तो बोले कि कुछ ऐसा कीजिए कि औरों से अलग हो तो हम आएंगे। बोले कि आप एक महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का नींव रखिए, हम आएंगे। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का नींव रखा गया और वो आए। तो महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए हम लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स सिर्फ घर में काम करने के लिए नहीं बनी हुई हैं। गर्ल्स जो है वो बॉयज़ के साथ कदम में कदम मिलाकर चले, पढ़े, बढ़े, तो वो हम लोग को सोचना है। तो एजुकेशन के दृष्टिकोण से हम चाहते हैं कि एज पर द नॉर्म्स प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हाई स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो प्रोवाइड किया जाए। नॉर्म्स के हिसाब से प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तो CBSE का नॉर्म्स है, बिहार सरकार क्यों नहीं नॉर्म्स बना पा रही है? जब हाई स्कूल जा रहे हैं तो प्रॉपर लैब होना चाहिए। CBSE का एफिलिएशन नहीं मिलता जब तक आपका नॉर्म्स के हिसाब से लैब नहीं रहेगा, लेबोरेटरी नहीं रहेगा, CBSE का एफिलिएशन नहीं मिलेगा स्कूल का। तो बिहार सरकार क्यों नहीं ऐसा करती है कि प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से लैब, जब तक प्रायोगिक शिक्षा नहीं होगा तब तक बच्चे ग्रो नहीं करेंगे, बच्चा का माइंड ग्रो नहीं करेगा, समझे ना? आप आज आपके बगल में चाइना जो है ग्रो किया है सिर्फ प्रायोगिक शिक्षा की वजह से। उनके बच्चे ड्रोन डेवलप करना, छोटे छोटे काफ़ी सारे इनोवेटिव चीज़ डेवलप कर रहे हैं, चूँकि वहाँ पे प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि नॉर्म्स के हिसाब से प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल जो नहीं है, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, और फ्यूचर में इंजीनियरिंग और मेडिकल का भी हम लोग सोच रखते हैं। जब हम लोग के लोग लाइक माइंडेड लोग क्षेत्र में इच्छुक रहेंगे, लोग बैठेंगे, तो हम लोग मिल के मेडिकल कॉलेज भी लेके आएंगे। सर सवाल यह भी है कि आप इन सब बात को तो बता रहे हैं, लेकिन जनता आपसे कैसे विश्वास करेगी? चुनाव के समय में तो सारे लोग वादा करते हैं, आप पर विश्वास क्यों करें? आपका क्वेश्चन एकदम जायज़ है कि हम नए हैं, लेकिन मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है क्षेत्र में काम करने का। अभी हम स्पेन से आए थे तो मेरे पास पैसा नहीं था, सच बोलते हैं, मेरे पास फंड नहीं था, लेकिन सिर्फ हम जो है अपने माइंड के बदौलत, बुद्धि के बदौलत फंड रेज करके आज के डेट में 2 इंडस्ट्री रन कर रहे हैं पटना में, जो ऑलरेडी 40-50 लोगों को रोज़गार दे रही है। तो मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस है कि कैसे जीरो से जो है हम उसको ग्रो कर सकते हैं। इंडस्ट्री के मामले में भी जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल में ग्रेन्स तो काफ़ी अवेलेबल है मेरे पास। अनाज में आपका चावल, गेहूँ, चना, दलहन, समझे ना, अनाज काफ़ी अवेलेबल है। तो ग्रेन बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसको कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इमामगंज क्षेत्र में या उसके सराउंडिंग झारखंड के क्षेत्र में वुड अवेलेबल है, तो वुड बेस्ड इंडस्ट्री भी कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं, उसमें अच्छा एक्सपीरियंस मेरे पास है कि कैसे हम प्लाईवुड मेकिंग, फर्नीचर मेकिंग, उसके अलावा रॉ मटेरियल भी आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, सोच की सिर्फ कमी है। NH2 से आपका जो है GT रोड से आपका क्षेत्र जुड़ा हुआ है, GT रोड से ज़्यादा नहीं है, और फ्यूचर में आपके यहाँ एक्सप्रेसवे भी आ रहा है। तो एक्सप्रेसवे सिर्फ हम गुदाल सुनने के लिए हैं कि एक्सप्रेसवे का गाड़ी का आवाज़ जाए, पोल्यूशन सिर्फ हम झेलेंगे, उसका बेनिफिट उठाएं। एक्सप्रेसवे से जब आपका लॉजिस्टिक ईजी हो जा रहा है तो क्यों नहीं रॉ मटेरियल ला के हम पाइप इंडस्ट्री डाल सकते हैं, UPVC से पाइप, PVC पाइप या रेजिन बेस्ड जितने इंडस्ट्री जब लेके आ सकते हैं। आज हैदराबाद क्यों ग्रो किया? क्योंकि लोग वहाँ सोच के खड़ा किए। कलकत्ता ग्रो कर रहा है क्योंकि सोच के खड़ा किए। आप जब सोचना ही नहीं चालू कीजिएगा तो ग्रो नहीं करेगा। हो सकता है कि हम बहुत दूर तक नहीं जा पाएँ, छोटा छोटा इंडस्ट्री डाल पाएँ, लेकिन मेरे आने वाले फ्यूचर, मेरे दिखाए हुए रास्ते पे, मेरे दिखाए हुए मास्टर प्लान पे, मेरे दिखाए हुए मैप पे वो उसको बड़ा करेंगे।
जब जैसे एक मेरा दिमाग आया ऐसा 10 लोग और बिस्कोपड़ा मिल जाएंगे तो उसको ग्रो करेंगे, और जब तक कदम आगे नहीं बढ़ाइएगा तब तक आप खुद नहीं आगे बढ़िएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे आर्किटेक्चर सिद्धार्थ कुमार, जो कि नए सोच और नए विश्वास के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इमामगंज विधानसभा को कैसे विकसित किया जा सकता है, इसके बारे में आप लोग के सामने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे बता रहे हैं।